नमस्ते। आज हम 1961 के सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले एल जानकीराम अय्यर बनाम पीएम नीलकंठ अय्यर की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी है भरोसे की, जिम्मेदारी की, और जब वो भरोसा टूटता है तो क्या होता है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा मामला जो ट्रस्ट यानी न्यास के सिद्धांतों पर काफी रोशनी डालता है। सोचिए, एक परिवार है, काफी कर्ज में डूबा हुआ, और लेनदारों को चुकाने के लिए वो अपनी संपत्ति, मतलब काफी सारी संपत्ति, 3 लोगों के भरोसे छोड़ देता है, ट्रस्टी बनाकर। सही। लेकिन फिर कुछ समय बाद वही लेनदार वो अदालत पहुंच जाते हैं। क्यों? क्या हुआ होगा? यही तो दिलचस्प बात है इस केस की। हमारे पास इस केस का सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला है, तो चलिए इसको खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या कानूनी और व्यवहारिक पहलू छिपे हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है तिरुनेलवेली के कलाक्कड़ पन्यार परिवार से। साल था 1936। उन पर कर्ज, मतलब बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका था। हाँ, लेनदारों का दबाव भी बढ़ रहा था। तो इस दबाव में उन्होंने अपना घर छोड़कर बाकी सारी चल अचल संपत्ति 3 ट्रस्टियों को सौंप दी। हाँ, ये 3 ट्रस्टी थे, सुब्बराया इलू रेड्डियार, वीरबाहु पिल्लई और नारायण पिल्लई। और एक बकायदा ट्रस्ट डीड बनाई गई। बिल्कुल, जिसका मकसद साफ लिखा था, संपत्ति बेचकर सभी लेनदारों का कर्ज चुकाना है। सुनने में तो सीधा लगता है जी। फिर मुश्किल कहाँ आई? मुश्किल शुरू हुई इसके अमल में। ट्रस्टियों ने काम तो शुरू किया, पर जैसा आपने कहा, लेनदार खुश नहीं थे। सबको उनका पूरा पैसा नहीं मिला। अच्छा। और इससे भी बड़ी बात, कुछ संपत्तियां ट्रस्टियों ने मतलब खुद ही या अपने रिश्तेदारों को बेच दी। अपने ही रिश्तेदारों को? हाँ, और वो भी अक्सर कम दामों पर। ओह, और एक और दिक्कत थी शायद, सारे ट्रस्टी मिलकर काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सही। कई महत्वपूर्ण बिक्री सौदे, जैसे एग्जिबिट B94 और B37 वाले, वो सिर्फ 2 ट्रस्टियों ने किए। तीसरा ट्रस्टी नारायण पिल्लई उन पर साइन ही नहीं किया। यहीं से असली कानूनी सवाल खड़ा हुआ है ना? हाँ, पहला बड़ा सवाल यही था कि क्या 2 ट्रस्टी मिलकर ट्रस्ट की संपत्ति बेच सकते हैं जब ट्रस्टी 3 नियुक्त किए गए हों? इस पर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धारा 48 बहुत साफ है। क्या कहती है वो धारा? वो कहती है कि अगर एक से ज्यादा ट्रस्टी हैं तो उन सबको मिलकर काम करना होगा, मतलब एकजुट होकर। हाँ, जब तक कि ट्रस्ट डीड में खास तौर पर मतलब अलग से कुछ न लिखा हो। तो क्या इस डीड में कुछ अलग लिखा था? बचाव पक्ष ने कुछ कहा इस पर? हाँ, बचाव पक्ष ने ट्रस्ट डीड की क्लॉज 23 का हवाला दिया। उसमें लिखा था कि तीनों ट्रस्टी सर्वसम्मति से या बहुमत के फैसले के अनुसार कार्य करेंगे। अच्छा, बहुमत के फैसले। तो फिर 2 का फैसला तो बहुमत हुआ ना? यही उनका तर्क था कि भाई बहुमत का फैसला तो हो गया, तो तीनों के दस्तखत की क्या जरूरत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना। कोर्ट ने यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझाया। क्या? कोर्ट ने कहा कि देखो, फैसला लेना मतलब तय करना कि संपत्ति बेचनी है या नहीं, वो बहुमत से हो सकता है, जैसा डीड में लिखा है। लेकिन उस फैसले को अमल में लाने के लिए, मतलब कानूनी तौर पर काम करने के लिए, जैसे बिक्री दस्तावेज पर साइन करना, उसके लिए क्या? उसके लिए सभी ट्रस्टियों का शामिल होना जरूरी है। ये धारा 48 की मूल भावना है, जॉइंट एक्शन। अच्छा, तो फैसला भले ही बहुमत से हो, कार्रवाई सबकी सहमति से होगी? बिल्कुल। इसलिए कोर्ट ने कहा कि जो सौदे सिर्फ 2 ट्रस्टियों ने किए थे वो अवैध है, मतलब कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। ये दलील भी खारिज हो गई कि तीसरे ट्रस्टी ने शायद चुप रहकर सहमति दे दी हो। हाँ, वो भी खारिज हो गई। सबूत असल में ये दिखा रहे थे कि नारायण पिल्लई शायद कम कीमत की वजह से सहमत ही नहीं थे। तो पहला सबक साफ है, ट्रस्ट में काम करने के लिए सबकी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। सही। सिर्फ बहुमत से दिमागी तौर पर सहमत होना काफी नहीं, एक्ट भी साथ करना होगा। और वो रिश्तेदारों वाली बात, उसका क्या हुआ? हाँ, वो दूसरा बड़ा मुद्दा था। कई संपत्तियां ट्रस्टी वीरबाहु पिल्लई के सौतेले भाइयों, यानी प्रतिवादी 12 और 13 और दामाद प्रतिवादी 16 को बेची गई थीं। क्या ट्रस्टी अपने रिश्तेदारों को संपत्ति बेच सकता है? नहीं, ट्रस्ट कानून की धारा 52 इस पर रोक लगाती है। ये हितों के टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए है। ट्रस्टी का फर्ज ट्रस्ट के प्रति है, अपने रिश्तेदारों के प्रति नहीं। तो ये सौदे भी अवैध हुए? हाँ, कोर्ट ने यह भी पाया कि एक रिश्तेदार, प्रतिवादी नंबर 12, वो ट्रस्ट के कामों में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहा था। बिना ट्रस्टी बने? हाँ, बिना नियुक्त हुए वो ट्रस्टी जैसा बर्ताव कर रहा था। इसे कोर्ट ने ट्रस्टी डिसॉन्टॉट कहा। अच्छा, ये कानूनी टर्म है? हाँ, मतलब वो व्यक्ति जो गलत तरीके से ट्रस्टी का काम करे। इस वजह से भी उसके पक्ष में हुआ सौदा अवैध माना गया।
और कीमत भी तो कम थी, आपने बताया। हाँ, ज्यादातर सौदे बाजार भाव से काफी कम कीमत पर किए गए थे, जो ट्रस्ट के हितों के खिलाफ था। ये तो मतलब सरासर भरोसे का उल्लंघन लगता है। बचाव पक्ष ने कुछ कानूनी बचाव लेने की कोशिश की होगी। हाँ, उन्होंने 2 मुख्य कानूनी दलीलें दी। क्या थी वो? पहली थी रेस जुडिकाटा की, मतलब कि ये मामला पहले ही तय हो चुका है, इस पर दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती। क्यों? कैसे तय हो चुका था? क्योंकि देनदारों ने, मतलब पन्यार परिवार ने पहले कुछ ऐसा ही मुकदमा दायर करके वापस ले लिया था। अच्छा। और दूसरी दलील? दूसरी थी लिमिटेशन की, यानी मुकदमा दायर करने की समय सीमा निकल चुकी है। तो कोर्ट ने इन दलीलों को माना? नहीं, दोनों को खारिज कर दिया। रेस जुडिकाटा क्यों नहीं लगा? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि पिछला मुकदमा देनदारों ने दायर किया था अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, जबकि ये वाला मुकदमा लेनदारों ने सभी लेनदारों के प्रतिनिधि के तौर पर ट्रस्ट के लाभार्थियों की हैसियत से दायर किया था। पार्टियां अलग थीं। समझ गया। और लिमिटेशन का क्या हुआ? लिमिटेशन पर कोर्ट ने कहा कि ये मुकदमा सिर्फ सौदों को अवैध घोषित करवाने का नहीं है। वादी असल में संपत्ति पर कब्जा वापस ट्रस्ट में लाना चाहते थे। और ये कैसे पता चला? वादी ने जो कोर्ट फीस भरी थी वो कब्जे के दावे के हिसाब से भरी थी, ना कि सिर्फ घोषणा के हिसाब से। अच्छा। इसलिए कोर्ट ने माना कि कब्जे के मामलों के लिए जो लंबी समय सीमा होती है, उस समय के कानून के हिसाब से शायद आर्टिकल 34 वो लागू होगी, और उस हिसाब से मुकदमा समय के भीतर था। तो नतीजा ये हुआ कि ये सारे विवादित सौदे रद्द हो गए। हाँ, अवैध ठहराए गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिन लोगों ने ये संपत्तियां खरीदी थीं, उनका क्या? उनका पैसा तो लगा था। बिल्कुल। यहीं पर कोर्ट ने इक्विटी का सिद्धांत लगाया, मतलब न्याय संगत संतुलन। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने संपत्ति खरीदी थी, जिन्हें एलिनीज कहा गया, उन्हें उनका मूल पैसा वापस मिलना चाहिए जो उन्होंने चुकाया था। ठीक है, ये तो उचित है। लेकिन क्योंकि उन्होंने 19 सालों तक उस संपत्ति का इस्तेमाल किया, उससे फायदा उठाया, हाँ, तो उन्हें उस दौरान हुए शुद्ध लाभ, मतलब नेट प्रॉफिट्स का हिसाब ट्रस्ट को देना होगा। अच्छा, मतलब किराया या उपज जो भी मिली। हाँ, खर्चे काट के जो भी नेट प्रॉफिट हुआ। और इसमें खास बात ये थी क्या कि कोर्ट ने कहा कि ये लाभ सिर्फ पिछले 3 साल का नहीं देना होगा, जैसा कि मेजन प्रॉफिट्स के मामलों में अक्सर होता है। तो फिर? बल्कि पूरे समय का देना होगा, जब से संपत्ति उनके कब्जे में रही। अरे वाह, ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। हाँ, इक्विटी का यही मतलब है, सिर्फ कानून की लकीर नहीं, बल्कि असल न्याय। इसी तरह खरीदारों को जो पैसा वापस मिलना था, उस पर ब्याज भी कोर्ट ने अनुबंध के आधार पर नहीं, बल्कि न्याय संगत आधार पर तय किया। तो कुल मिला के इस केस से ये साफ हो गया कि ट्रस्टी होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। न सिर्फ पूरी ईमानदारी दिखानी है, बल्कि कानून का पालन भी करना है, और सबसे जरूरी मिलकर काम करना है। रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाना या अकेले फैसले लेना, ये सब बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। और ये भी तय हो गया कि अगर ट्रस्टी गड़बड़ी करते हैं तो लाभार्थी यानी बेनिफिशियरीज, जैसे इस केस में लेनदार थे, हाँ, वो चुप नहीं बैठ सकते। वो कोर्ट जा सकते हैं, न सिर्फ सौदों को रद्द करवाने, बल्कि संपत्ति को वापस ट्रस्ट में लाने के लिए भी। और कोर्ट के पास पूरी शक्ति है कि वो अन्याय को सुधारे और सबका हिसाब न्याय संगत तरीके से करे। सही कहा। ये केस हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, खासकर संपत्ति जैसे बड़े मामलों में, तो उस भरोसे को बनाए रखने की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियां कितनी गहरी होती हैं, और उनके टूटने के परिणाम कितने दूर तक जा सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ।